हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बेस टू बिग में दोबारा आपका स्वागत है। और आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं पार्ट 3 चैप्टर 3 क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का। ठीक है, जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, ठीक है, उसका जो चैप्टर 3 हम लोग कवर अप करने वाले हैं। आज पार्ट 3 थर्ड नंबर पार्ट चलेगा, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो इससे पहले मैंने डिस्कस किया था आपसे कि जो भी लोग हड़प्पा के समय पे जो भी लोग यूज़ करते थे उसकी रॉ मटेरियल्स कहाँ से आई होगी। ठीक है, जो भी बीड्स या फिर जो भी इस्तेमाल करते थे, मतलब टूल्स वगैरह। तो देखते हैं आज वो उन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, रॉ मटेरियल्स वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि नेचुरली मिलता है या फिर फार्मर्स या फिर हर्डर्स या फिर लोग उसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और यही रॉ मटेरियल्स को अच्छे से पहले बुन के प्रोड्यूस करके फिनिश्ड गुड्स बनाया जाता है। जैसे मान के चलिए कॉटन है, कॉटन को फार्मर ने प्रोड्यूस किया, ये एक रॉ मटेरियल है अब तक, जब तक फार्मर ने प्रोड्यूस किया। इसके बाद जब इसको प्रोसेस किया जाएगा तो इसका क्लॉथ बनाएगा, तो ये क्लॉथ जो है उसका फिनिश्ड है, मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट है। मान के चलिए अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, ये एक कॉटन है। ठीक है, इसको जब फार्मर प्रोड्यूस करेगा तो ये रॉ मटेरियल है। ठीक है, इससे जब कपड़े बनेंगे, ठीक है, ये मान के चलिए, देखिए उतना ड्राइंग मेरा अच्छा नहीं है, फिर भी बना देता हूँ थोड़ा सा। ये शर्ट बन गया, तो इनके से शर्ट है, इसका फिनिश्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए, तो कुछ कुछ रॉ मटेरियल्स जो थे वो हड़प्पा में लोकली मिल जाते थे आसपास में ही। ठीक है, और कुछ कुछ ऐसे आइटम थे जैसे कॉपर, टीन, सिल्वर, महंगे पत्थरें, वो कहीं दूर से लाना पड़ता था। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए जो हड़प्पन्स थे, कॉपर कहाँ से लाते थे? राजस्थान से लाते थे। जो अभी राजस्थान है, वो राजस्थान से कॉपर मिलता था उनको। और कहीं कहीं तो ओमन से भी वो लाते थे, जैसे राजस्थान से आपको कॉपर मिल जाता था। तो ये पार्ट थोड़ा याद रखिएगा दिमाग में, कॉपर कहाँ से मिलता था? राजस्थान या फिर ओमन से मिलता था, जो कि वेस्ट एशिया में है। टीन कहाँ से मिलता था? टीन जो था, जो कि टीन को जो था कॉपर के साथ मिक्स करके ब्रोंज प्रोड्यूस किया जाता था। ठीक है, टीन को जो है मतलब एक साथ मिक्स करके टीन के को कॉपर में मिक्स करके ब्रोंज प्रोड्यूस किया जाता था, जो कि प्रेजेंट डे अफगानिस्तान या फिर ईरान से मंगवाया जाता था। गोल्ड जो है अभी, जो कि प्रेजेंट डे कर्नाटका है, वहाँ से लाया जाता था। प्रेशियस स्टोन्स जो है गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लाया जाता था। जैसे कर्नाटका से गोल्ड, पता ही है केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटका में ही है। केजीएफ से मूवी भी आपको पता है, सोने से बनी, मतलब सोने की कहानी को लेकर मूवी बनी है। तो केजीएफ मान के चलिए, वो ध्यान में रखिएगा, कर्नाटका केजीएफ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, ये खिलौना दिख रहा है, यहाँ पे शायद माना जाता है कि बच्चे लोग इस ऐसे बुलक काट के जो खिलौना है वहाँ से खेलते होंगे। और ये कुछ बीड्स हैं, आपको सील्स मिलेंगे, या फिर सील्स हैं, सील, सॉरी बीड नहीं, ये सील्स हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कुछ लिखा होगा, देखिए लिखे हैं इन्होंने, ये सील है। इस सील में कुछ पिक्टोग्राफिक सिंबल से कुछ बताया गया है। अब देखते हैं वहाँ के, देखिए हर किसी आदमी को, जीव जंतुओं को फूड की ज़रूरत हो, फूड कहाँ से मिलती होगी? फूड तो जरूरी, अवश्य ज़रूरी है। इतना कुछ हम लोगों ने पढ़ा हड़प्पा के बारे में, तो फूड के बारे में भी हम लोग को जानना जरूरी है। फूड क्या है? देखिए, ज़्यादातर जो लोग थे सिटीज़ में रहते थे, और कुछ लोग थे जो कंट्री साइड में रहते थे, मतलब जो नीचे रहते थे। तो नीचे वाले लोग जो थे वो ज़्यादातर इन चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। जैसे कि जो फार्मर्स और हार्डर्स थे, जैसे नीचे वाले जो लोग थे, देखिएगा वो ज़्यादातर इन्वॉल्व थे। जैसे कि समझ लीजिए, वो लोग एक क्रॉप ग्रीव करते थे, एनिमल को चराते थे। ठीक है, ये जो थे फार्मर्स, हार्डर्स, यही लोग जो है क्राफ्ट्स पर्सन, या फिर यही लोग जो थे फार्मर्स और हार्डर्स, ये है ना फूड सप्लाई करते थे क्राफ्ट्स पर्सन को, मतलब जो दक्ष है काम में, स्पेशलिस्ट जिसको हमने पहले पढ़ा था उनको। स्क्राइब्स, उनकी वैल्यू ज़्यादा थी, स्क्राइब्स, लिखक, रूलर, हाँ, स्पेशलिस्ट, तो वो सिटीज़ में रहते थे। ठीक है, तो उनको खाना देने का काम ये इन लोगों का था, फार्मर्स और हार्डर्स का। वही ग्रो करते थे, वह एनिमल्स रियर करते थे, वहाँ से जो भी इनको मिलता था, जैसे प्लांट से जैसे आपको मिले, फिट है, बार्ली है, पल्सेस है, पीस है, राइस है, ये सब चीज़ उनके लिए ग्रो किया जाता था, उनको पहुँचाया जाता था। ठीक है यार, अपने लिए भी थोड़ा यूज़ कर लेते थे, और बाकी उनका काम भी था थोड़ा सा ऊपर में भेज देना। ठीक है, उनके लिए प्रोडक्शन किया जाता था। और एक नए टूल के बारे में हमको पता चलता है उस समय में, जो कि यूज़ होता था किस लिए? अर्थ के जो सॉइल को है ना, खोद के उसको मतलब प्लांटेशन के लायक बनाने के लिए, मतलब ताकि उसमें हम लोग फसल उगा सके, इससे ऐसे बनाने के लिए एक टूल का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे उस टूल का आप लोग चित्र देख सकते हैं, जिस टूल को हम लोग आज की भाषा में प्लाऊ कहते हैं। ठीक है, हल जिसको कहा जाता है, हल। ठीक है, हिंदी में हल कहते हैं। ठीक है,
तो वो यूज़ होता था। तो देखो ये उस समय पे हल जो थी वुड के बनी होती थी, तो अभी देखो वुड उतना टाइम से, काफ़ी टाइम पहले की बात है, तो वुड आया अभी मिला नहीं होगा, वुड है ना अभी ख़त्म हो गया होगा, उसको उसकी मतलब रिमेन्स नहीं मिली। तो बाकी ये एक मॉडल है, ये एक वुड का एक ऐसा ही मॉडल आपको यहाँ पे बनाया गया कि ऐसा दिखता होगा उस समय पे, ठीक है। चलिए सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए ओके, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, माफ़ करिएगा। आप अगर सपोर्ट करेंगे तो ही बन सकता है, ठीक है। एंड ये देखिए, ये जो मेन चीज़ है ये प्लाओ है, ठीक है, जो कि डिगिंग करने में, जो सॉइल को खोद के प्लांटेशन के लायक बनाने में इस्तेमाल हुआ होगा। मतलब अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे से खुदाई हो सकती है और प्लांटेशन हो सकता है, फसल अच्छी होगी, ठीक है। चलिए इतना ही है। उसके बाद हड़प्पन्स जो थे, माना जाता है कि उस समय पे जो उस जगह जो था, वो रीजन जो था, हैवी रेनफॉल नहीं हुआ होता था, तो वहाँ पे हैवी रेनफॉल नहीं होती थी। तो नहीं होने की वजह से जो था, जो लोग थे वहाँ के, वो इरिगेशन का इस्तेमाल करते थे, इरिगेशन शायद वो इस्तेमाल करते थे, वहाँ पे इरिगेशन का मदद लेते थे अच्छी फसल उगाने के लिए। जिसका मतलब ये है कि वाटर को स्टोर किया जाता था और सप्लाई किया जाता था फील्ड्स में, जब ताकि प्लांट को अच्छे से हरियाली हो, प्लांट्स अच्छे से हरा भरा हो और खिल उठे और अच्छा ग्रो हो, और क्या माना जाता है एक भाषा में। हड़प्पन लोग ना कैटल को भी रियर करते थे, शिप को, गोट को, बफेलो को, उनको चराते थे, ठीक है। वाटर, और कहाँ पे रहते थे जानते, उनकी जो सेटलमेंट थी ना, कहाँ पे रही होगी, देखो ज़्यादातर सेटलमेंट कहाँ रहती है, जहाँ पे वाटर हो, जीव जंतुओं के खाने की जगह हो, वाटर हो, पास्चर्स हो, ठीक है। और जब समर मंथ होता था ना, तो ये अपने चरवाहों को, अपने जो जितने भी हैं लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल, इनके जो भी जितने भी एनिमल हैं, वो लेके दूर चले जाते थे, जहाँ पे घास अच्छा हो सके, वाटर अच्छा हो सके। क्योंकि मे भी ऐसा भी हुआ होगा कि जैसे गर्मी के टाइम पे सूख जाए, अकाल पड़ जाए यहाँ पे, तो कहीं और जाने लगे थे। तो वो लोग फ्रूट्स भी कलेक्ट करते थे, बेर कलेक्ट करते थे, है ना, फिश पकड़ते थे, वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे, जैसे कि एंटीलोप के बारे में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये क्लोजर लुक देखिए, हड़प्पा के बारे में देखेंगे। और कुछ सिटीज़ ऐसे भी हैं जो, चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे हड़प्पा के बारे में देखेंगे। एक कुछ गुजरात में जो हड़प्पन टाउन्स थे उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट सिटी जो हड़प्पा टाउन्स की थी, जो कि गुजरात में सिचुएटेड है, वो है धोलावीरा, जो कि खादीर बेट में सिचुएटेड है, जो कि रन ऑफ कच्छ में है। अब पहले मैंने बताया था आपको कि एटलस बिल्कुल लेके बैठना है, और जो प्लेसेस के नाम यहाँ पे आ रहे हैं वो थोड़ा सा आपको मार्क आउट कर लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा धोलावीरा, तो आपको मिलेगा नहीं, खादीर बेट देख लीजिएगा, रन ऑफ कच्छ देख लीजिएगा, क्योंकि धोलावीरा का नाम चेंज हो चुका है। धोलावीरा का मैप मैंने आपको दिखाया है फर्स्ट पार्ट में, थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ माना जाता है कि यहाँ की जो वाटर थी फ्रेश थी, सॉइल इसके यहाँ पे फर्टाइल थे, ठीक है, जैसे कि दूसरे सिटीज़ में नहीं, जैसे कि माना जाता है ना, दूसरे सिटीज़ में माना जाता है कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। धोलावीरा जो था 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, और ये हर एक पार्ट में ना स्टोन वॉल्स थी, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ था स्टोन वॉल से। 3 पार्ट में मान के चलिए, ऐसे 3 पार्ट्स, अपर पार्ट, लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट, ठीक है, 3। तो और इसका जो इसमें एक लार्ज ओपन एरिया था, ठीक है, जहाँ पे और देखिए चारों साइड से जैसे स्टोन वॉल से घिरा होता था ना, इसमें गेट भी हुआ करती थी, गेटवेज भी थी एंट्रेंस के लिए, ठीक है। एंट्रेंस के लिए गेट भी बना होता था, ठीक है। जैसे समझ लो ये गेट है, यहाँ से घुसेगा आदमी, ठीक है, एंट्रेंस में गेटवे भी था। और एक चीज़ देखो कि वहाँ पे ना ओपन एरिया था, है ना, उस जगह पे ओपन एरिया था, कुछ बड़ा सा एकदम आंगन टाइप, आंगन से भी बड़ा हो मान के चलिए, जहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज हुआ करती थी, ताकि पब्लिक सेरेमनीज हो सके, ठीक है। पब्लिक सेरेमनी मतलब शादी ब्याह, कुछ पूजा अर्चना, ठीक है, सैक्रिफाइसेस हो जाता था। तो यहाँ पे आपको मिल सकता है कि यहाँ पे आप लार्ज लेटर्स देते हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट के, जो कि वाइट स्टोन में कार्व्ड आउट किया गया था, वाइट स्टोन में लिखा गया था हड़प्पन स्क्रिप्ट को बड़े बड़े अक्षरों में, और बाकी दूसरी जगहों पे कम छोटे छोटे अक्षरों में था। बस इन्हीं सिटीज़ में, हड़प्पन की इन्हीं गुजरात की सिटीज़ में ही जो धोलावीरा है यहाँ पर मिली थी आपको, ठीक है। और भी बहुत सारे हड़प्पन राइटिंग थे जो हर जगह पे, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में लिखी गई थी, और स्मॉल सील्स में, बड़े बड़े स्टोन, वाइट स्टोन्स में सिर्फ यहीं पे लिखा गया था
और एक सिटी के बारे में पढ़ेंगे, सिटी ऑफ लोथल। लोथल जो है बिल्कुल वो साबरमती ट्रिब्यूट साबरमती नदी के किनारे है, जो कि गुजरात में है। ये देखिए साबरमती, ये गांधी जी से रिलेटेड है, पता चलेगा आपको बाद में, मैं उसके लिए भी पढ़ाऊंगा जब पता चल जाएगा, ठीक है। जो गल्फ ऑफ खम्बाट होता है, गल्फ ऑफ खम्बाट के पास में बिल्कुल सिचुएटेड है। अब गल्फ ऑफ खम्बाट आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो आपका एटलस है। तो ये जो था, ये सिटी लोथल कहाँ पे सिचुएटेड था, एक ऐसे जगह पे था जहाँ पे रॉ मटेरियल्स इजीली मिल सके। रॉ मटेरियल जैसे कि सेमी प्रेशियस स्टोन्स, हाँ, वहाँ से जल्दी मिल सके। और एक इम्पॉर्टेंट, ये जो लोथल था एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था सामान बनाने के लिए, जो कि स्टोन से सामान बनते हैं, शेल से बनते हैं, मेटल से बनते हैं, कारीगरी करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर माना जाता था। और यहाँ पे एक स्टोर हाउसेस भी हुआ करती थी इस सिटी में, माना जाता है, जहाँ पे बहुत सारे सील्स और सीलिंग्स मिले होंगे, ठीक है, एसी स्टोर हाउसेस में। जैसे कि बहुत सारे टूल्स मिले होंगे जो सील के काम में आते हो, सील बनाने के काम में आते हो। तो इससे पता चलता है कि शायद लोथल में कारखाना रहा होगा, बड़े बड़े चीज़, मतलब यही सब इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो बनाए जाते थे स्टोन से, शेल से, मेटल से, उनके बनाने के कारखाने रहे होंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक ह्यूज टैंक दिख रहा है। शायद ये डॉकयार्ड रहा होगा उस समय पे। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये डॉकयार्ड का काम करता होगा। ये जो प्लेस दिख रहा है आपको, डॉकयार्ड का काम करता है। डॉकयार्ड मतलब जहाँ पे शिप आते हैं, बोट्स आते हैं और गुड्स को यहाँ पे अनलोड लोड किया जाता है ना, सामानों को एक जगह से दूसरी जगह को लिए जब भेजा जाता है, तब यहीं पे मान के चलिए किया जाता होगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे एक बिल्डिंग भी मतलब प्रोबेबली मिली थी, जिसका कहना ये है कि इस बिल्डिंग को हम लोग कारखाना के रूप में मान सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसी चीज़ें मिली थी जिससे प्रूफ हो सके कि वो कारखाना था, ठीक है। जैसे पीसेस ऑफ स्टोन्स मिले हैं, हाफ मेड बीड्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं बीड बनाने के लिए, फिनिश्ड बीड भी मिले हैं, ये सारे चीज़ मिले हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इस पार्ट को थोड़ा एक बार आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सील एंड सीलिंग्स के बारे में। देखो, सील एक ऐसा चीज़ है जो कि यूज़ होता था स्टैम्प बैग को स्टैम्प करने के लिए, फिर पैकेट्स को स्टैम्प करने के लिए, जिसमें सामान रहते होंगे जो एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाना हो, ठीक है, भेजा जाए। तो ये जो बैग जब बांध दिया जाता था, उसके मुंह के ऊपर में ना एक सील बना दिया जाता था। जैसे आजकल आप देख सकते हैं, कहीं अगर पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो ये मान के चलिए एक लिफाफा है, इसमें इंपॉर्टेंट पैसा आपने डाल दिया, तो यहाँ पे गम तो लगाया है, साथ में एक सील लगा दिया। पोस्ट ऑफिस में आप देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि अगर ये सील हटे तो मतलब इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है। तो ऐसा ही वैसा सील एंड सीलिंग का काम भी उस समय पे ऐसा ही हुआ होता था, ठीक है। कोई भी सामान एक जगह से दूसरा जगह भेजने के लिए इस्तेमाल हुआ हो, मतलब भेज रहे हो कोई भी बैग को, तो उसके मुंह पे बांध दिया, पहले नॉट कर दिया, उसके ऊपर ये सील लगा दिया। सील लगाने के बाद में कहाँ से भेजा जा रहा है उस एरिया का, या फिर अगर कोई तुम्हारे पास में कोई स्टैंप वगैरह है तो यहाँ पे लगा दो, तो पता चल जाएगा कि इस राजा ने भेजा है, छेड़छाड़ नहीं कर सकते या फिर कुछ नहीं किया जा सकता मूवमेंट इसमें, ठीक है। चलिए, अब देखिए बात अभी आई, तो बाकी इतना तो हम लोगों ने जान लिया हड़प्पा मोहनजोदारो के बारे में। अब देखते हैं कि मतलब ये ख़त्म कैसे हुआ। ये देखिए, ये पार्ट्स में पढ़ेंगे, जो मिस्ट्री थी वो कैसे ख़त्म हुई। अब यहाँ पे कहना ये है कि यहाँ पे देखो कि 3900 साल पहले की बात है। हम लोगों ने देखा कि पीपल जो थे, वहाँ के लोग सिटीज़ में नहीं रहने लगे, राइटिंग नहीं करने लगे, सील्स नहीं मिलने लगी, वेट्स मेजरमेंट्स नहीं यूज़ होने लगे, रॉ मटेरियल्स जो आने लगे दूर दूर से कम होने लगे, ठीक है। मोहनजोदारो में तो ये भी देखा गया कि गार्बेज जो गंदगी थी वो स्ट्रीट्स में फेंकी गई थी, स्ट्रीट्स में निकल के आए थे, ड्रेनेज सिस्टम ख़राब हो गया था कि मतलब पूरे हाउसेज भी उतने अच्छे से नहीं बिल्ड हो रहे थे, एक क्राउड हो गया था, पूरा तितर बितर हो गया था स्ट्रीट से ना। अब माना जाता है कि क्यों हुआ होगा, देखो एक्चुअल रीज़न अभी तक पता नहीं चल पाया है। कुछ कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से हुआ हो, कुछ कहते हैं कि रिवर्स सूख गए हो, ठीक है, सूखने के वजह से डिफॉरेस्टेशन हो गया हो, इसकी वजह से हुआ हो। कुछ ऐसा भी कहते हैं कि पेड़ भी काटा जाए, डिफॉरेस्टेशन सिर्फ रिवर्स की वजह से भी नहीं, और भी कारण है। जैसे माना जाता है कि वहाँ पे बर्न्ड ब्रिक्स यूज़ हुआ करते थे, कॉपर को पिघलाया जाता था अच्छे से और चीज़ें बनाने के लिए, तो शायद उसके लिए आग की ज़रूरत होती थी, तो फ्यूल की ज़रूरत होती थी,
जलानी मतलब जलाने के लिए, उनको जलाने के लिए ना, आग लगाने के लिए, तो शायद पेड़ों को काटा गया, शायद इसी वजह से डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा। या फिर माना जाता है कि क्योंकि उन लोगों के पास में बहुत सारे कैटल थे, शिप थे, तो शायद उन्होंने अपने खा के ग्रीन कवर कम कर दिया होगा, जिसके कारण से फ्लड्स आने लग गए एरिया में। नदी पास में थी, ठीक है, 3-4 नदी एक साथ मिलके शायद फ्लड बना दिया गया, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे चिंता थी उनके मन में, तो शायद में भी यही सब कारण हो सकता है। तो एक्चुअल रीज़न हमारे पास में अभी भी मौजूद नहीं है, तो अभी भी एक्चुअल रीज़न के बारे में शायद चल रहा हो काम, तो जब पता चलेगा देख लेंगे, है ना। तो ये कारण हो सकता था, पॉसिबल रीजंस, ठीक है। और ऐसा भी कहा जाता है कि शायद रूलर्स के पास में अपना, रूलर्स लोग अपना कंट्रोल खो दिया, शायद समझ के चलिए नहीं मेंटेन हो रहा है, शायद के इनकेपेबल रूलर हो गए, मतलब उन मेंटेन नहीं हो पा रहा है उनसे शायद वो एरिया, तो शायद कुछ लोग यहाँ वहाँ भटक गए, कुछ लोग ईस्ट की तरफ चले गए, मतलब असम बंगाल के साइड में चले गए, कुछ लोग साउथ की तरफ नीचे आ गए। तो कहा जाता है कि ये भी कुछ कारण हो सकता है, शायद इसी कारण से तितर बितर हो गया होगा। तो ये रीजंस हो सकते हैं। तो ये कभी अगर क्वेश्चन आता है आपको रीजंस के लिए, तो आप लिख सकते हैं। तो मैं इसके लिए अलग से आपके लिए Q&A सेशन बनाऊंगा, अगर आप कमेंट्स करते हैं तो मैं Q&A सेशन आपके लिए ज़रूर लाऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस में लाऊंगा, डोंट वरी। अब देखते हैं, देखिए इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया, पता चल गया हड़प्पा के बारे में। अब थोड़ा सा इसका आइडिया ले लेते हैं, ये है क्या एक्चुअली। ये देखिए पिरामिड्स है, ठीक है। पिरामिड होता क्या है कि देखिए बहुत साल पहले क्या होता था इजिप्ट में। अब इजिप्ट कहाँ पे है वो एटलस में जरूर आप फाइंड कीजिएगा। इजिप्ट, देखिए इस चीज़ को बोला जाता है पिरामिड, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को बोला जाता है पिरामिड, ठीक है। देखिए 500 साल पुरानी बात है कि इजिप्ट जो थी ना, इजिप्ट एक ऐसा जगह है जहाँ पे ज़्यादातर रेतीला है, ठीक है, रेतीला है। कुछ ऐसे जगह पे है जैसे नील नदी जो है, नाइल रिवर के पास में थोड़ी सी हरियाली आपको देखने को मिल जाएगी, थोड़ी वेजिटेशन वहाँ पे मिल जाएगी, पर ज़्यादातर एरिया जो इजिप्ट का है वो मरुस्थली है, मतलब ठीक है, मतलब रेतीला ही है समझ लो, ठीक है। ये जो थे 500 साल पुरानी बात है, जो किंग्स थे जो इजिप्ट में थे, वो है ना अपने आर्मीज़ को भेजते थे दूर दूर कि भाई जाओ गोल्ड ले आओ, सिल्वर ले आओ, आइवरी ले आओ, टीम ले आओ, प्रेशियस स्टोन्स ले आओ, जो भी मिले लूट के ले आओ, ठीक है। और ये जो किंग्स थे ले आके जो सामान है ना अपने टूम में रखते थे, और जो टूम में रहते थे उन्होंने जो टूम बनाया था उस टूम का नाम क्या था, पिरामिड्स बनाया गया था, पिरामिड्स कहते थे। ये देखो, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है पिरामिड्स है, ठीक है। ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड पिरामिड, ये पिरामिड कहा जाता है। अब अभी क्या हुआ, जब ये लोग मरते थे ना, जब ये राजा महाराजा मरते थे, इनकी बॉडीज़ को ना यहीं पे दफनाया जाता था, इन्हीं पिरामिड्स पे, और इसको इतना अच्छे से प्रिजर्व किया जाता था, बहुत ही सुंदर सेंट लगा के, कपड़े पहना के, अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट लगा के, बहुत बढ़िया से एकदम चकाचक बना के इनको रखा जाता था अंदर में, ठीक है, पिरामिड के अंदर में। तो इनको ममीज़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ममीज़, ठीक है, ममी बोला जाता है। तो ये मूवी भी निकली थी ममी रिटर्न्स करके, एक हॉलीवुड की मूवी है, तो उसमें थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि वो होता क्या है, किस कारण से क्या रिलेटेड है। पर यही है ममीज़, जो डेड बॉडीज़ थी उनको अच्छे से सजा वजा के जो रखा गया था उसको ममीज़ कहा जाता है इसके अंदर में। तो और भी साथ में एक चीज़ और करते थे वो लोग, है ना, तो जैसे ही राजा मरता था, राजा के साथ में कुछ अच्छे अच्छे ऑब्जेक्ट्स भी रख देते थे, ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखते थे, जैसे फूड, ड्रिंक्स, क्लॉथ्स, ऑर्नामेंट्स, कपड़े, खाना पीना, ठीक है, अच्छे अच्छे मतलब ऑर्नामेंट्स, बर्तन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वेपन, तलवार, ढाला, एनिमल्स, मतलब माना जाता है कि जिसको जो पसंद है उसके अंदर डाल दिया जाता है। या फिर समझ लो ऐसा भी उनका शायद सोच हो कि ये सब शायद वो यूज़ करें मरने के बाद में, ठीक है। तो खैर, तो मरने के बाद में कोई कुछ यूज़ कर नहीं सकता, हम लोग जितना जानते हैं, पर हो भी सकता है, जिसका जैसा सोच है ना। कुछ माना, कभी कभी सिचुएशंस में ऐसा भी माना गया है कि दास दासियों को भी एक साथ में रूलर्स के साथ में ब्यूरी कर दिया जाता था, ठीक है। जो दास दासियाँ व नौकर चाकर है उनके साथ में भी उनको ब्यूरी कर दिया जाता था, माना जाए कि वो भी शायद सेवा ही करेंगे ऊपर में जाके, खैर, ठीक है। तो समटाइम्स इवन सर्विंग मैन एंड वुमेन वेर ब्यूरीड विद द रूलर्स के साथ में सर्विंग वुमेन या फिर मैन एंड वुमेन को वहाँ पे ब्यूरी कर दिया जाता था, मतलब दफना दिया जाता था। तो ये है स्टोरी पिरामिड की, और ये था स्टोरी, पूरा चैप्टर था हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा के बारे में काफ़ी कुछ हम लोगों ने समझा है, काफ़ी कुछ समरी ली है। बस आपका काम है थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया है उस तरीके से थोड़ा करिए। एनसीईआरटी की जो बुक है एक बार रीड कर लीजिएगा, समरी मैंने क्लियर आउट कर दी है, मैप्स मैंने बता दिया है, पिक्चर के बारे में मैंने बता दिया है। आई थिंक दैट इमेज आपके पास में पूरा क्लियर इमेज है।
एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक ज़रूर कीजिए, कुछ ज़रूरत हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे बताइए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियो ला सकूँ, मोटिवेशन मिलता है ना। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ हम लोग हिस्ट्री क्लास 6 की जो हिस्ट्री एनसीईआरटी उसका चैप्टर 3 ख़त्म कर रहे हैं, और आगे भी आगे वीडियोस के साथ आपसे मैं मुलाकात करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छे से रहिए, सुखी रहें। जय हिंद।